बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नईम महबूब एक बार फिर हाज़िर है नए व्लॉग के साथ, और मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं डॉक्टर हिना, PhD स्कॉलर हैं इंटरनेशनल रिलेशन में और डिफेंस के हवाले से भी काफ़ी माहिर अमूर हैं, और इसके अलावा भी ड्रग्स में भी इनकी काफ़ी कमांड है। तो डॉक्टर हिना, खुश आमदीद आपको एक बार फिर नए प्रोग्राम में हमारे। अच्छा डॉक्टर हिना, ये बताएं कि मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है ये इस वक्त किस जानिब गामज़न है, और आप क्या समझती हैं कि या आपका इस बारे में क्या तज्जिया है, क्या हम ठीक लाइन ऑफ डायरेक्शन पे चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर नेम जिस इस करंट वैसे कंडीशन के ऊपर जिस पूरी तरफ मुल्क गामजन है, उसी तरफ ये खारजा पॉलिसी भी गामजन है। लेकिन मैं आपको एज अ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग कुछ बेसिक रूल्स बता सकती हूँ कि फॉरेन पॉलिसी को होना किस तरफ चाहिए और उसको होना कैसे चाहिए। इसमें फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए यू हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ लीडरशिप। आपकी लीडरशिप किस तरह से है, हाउ योर लीडरशिप सीज द वर्ल्ड एंड हाउ द वर्ल्ड सीज योर लीडरशिप। आपकी जो भी लोग हैं वो दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं और दुनिया आपके लीडर्स को किस नज़रिए से देखती है, वो बहुत शेप करता है। आप बल्कि वो बाज़ाब्ता मॉनिटरिंग करते हैं कि वो लीडरशिप का नज़रिया, बेसिकली सोच और नज़रिया है क्या। जी सर, इसको कहते हैं कि हाउ द लीडर्स मेक द सेंस टू द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे। एंड हाउ द लीडर्स मेक सेंस टू द वर्ल्ड एंड हाउ वर्ल्ड मेक सेंस टू देम। सो दैट इज़ अ वेरी इम्पैक्ट, जिस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट होता है फॉरेन पॉलिसी पे। इसके अलावा खाली लीडर्स का इसमें इंडिविजुअली सर रोल नहीं होता। इसमें आपको पता है एडवाइजर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का एंड लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी की इन्फ्लुएंस होती है, थिंक टैंक्स होते हैं। सर एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम समझते नहीं है, ग्लोबल कंस्ट्रेंट एक लफ्ज़ होता है कि जो पूरी दुनिया के उस वक्त हालात चल रहे होते हैं वो आपकी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल करंटली अगर यूक्रेन वॉर चल रही है, या करंटली हमारे कोरोना कोविड चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन पूरी दुनिया की, कोई नेशनल क्राइसिस है जो आलमी सतह पे भी और मुल्क के अंदर आलमी सतह पे कोई भी चीज़ चल रही है, उसके हिसाब से आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी मनूवर करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। ये नहीं होता कि आप इंडिविजुअल फॉरेन पॉलिसी दुनिया में रह के बनाते। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो कि आई थिंक बेसिक फॉरेन पॉलिसी के रूल्स में आता है। अच्छा डॉक्टर हिना, आजकल देखने में आ रहा है पिछले काफ़ी अरसे से कि मुल्क के अंदर एक तो सियासी जो गर्मा गर्मी का दर्जा हरारत काफ़ी अरूज पे है, इसके साथ साथ जो एक और चीज़ डिफरेंट इस बार बहुत देखने में आ रही वो है अदम बर्दाश्त, नफ़रत, एक दूसरे से किसी को बात करने का मौका ना देना, किसी की बात ना सुनना, इश्तियाल अंगेज़ी की शक्ल में बात करना, गहराव जलाओ की बातें करना, मरने मराने की बातें करना। तो आप क्या देखती हैं कि ये ऐसे इक़दाम हमारी इस माशरे में तो कभी नहीं थे लेकिन इस हद तक नहीं थे जितनी शिद्दत आज देखी जा रही है। तो क्या आप नहीं समझती कि ये जो मामलात आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में कौम के दिमागों में या कौम की सोच के अंदर डाले जा रहे हैं, इसका नुकसान सबसे पहले इस मुल्क को होना है, हमारे इस घर को होना है और इस मुल्क के अवाम को होना है? तो इस पर आप बताएं कि आप क्या कहती हैं या आपका तज़किया क्या कहता है? सर आपने बड़ी खूबसूरत बात कर दी और मैं आपकी बात को ही मज़ीद कंटिन्यू करूँगी, इसी में ऐड करूँगी। जितना आपने ये खुलासा बताया कि ये गिराओ whatever the destruction that we are causing our own country, जितनी भी ये destruction we are causing, basically this is not this is a politically and this is again I would call hybrid warfare का एक part है। जी ऐसी, ये ऐसे नहीं है कि ये hybrid warfare का ही एक हिस्सा है to make the country internally weak। ये नफ़रतें, ये सेक्टेरियनिज़म, ये आज से जब मैं पैदा हुई देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टेरियनिज़म। मैंने देखा पाकिस्तान में सब लोग एक ही भाईचारा था, मोहब्बत थी, मैंने वो पाकिस्तान देखा। आप अभी अपने नेट पे जाएं, आप 80s का पाकिस्तान, 70s का पाकिस्तान खोल के ड्रामे देख लें, उससे आपको अंदाज़ा होगा। आप आज का ड्रामा लगाएं, आप पहले का ड्रामा लगाएं, आपको एक सोशल फैब्रिक में एक मेजर चेंज नज़र आएगा। एंड दैट इज़ What is hybrid warfare? Hybrid warfare डॉक्टर हिना, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि क्या हमको एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हाइब्रिड वार में या सिक्स जनरेशन वार जो है, जिसका हम काफ़ी अर्से से सुनते भी आ रहे हैं, उसमें तो नहीं धकेला जा रहा
बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से, और हमारी कौम को, हमारे अवाम को उस बात की समझ नहीं आ रही। सर, अब मैंने पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में PhD किया है, सो आई डू नो द वॉरफेयर। मैं जानती हूँ वॉरफेयर क्या होता है, और ये वॉरफेयर का एक पार्ट है। जब आपने शिकार को, इसको अगर आप बहुत लेमैन की उसमें समझे, आपने अपने शिकार को इतना दौड़ाना है, इतना दौड़ाना है, इतना दौड़ाना है कि वो थक जाए, और तब आप जोग्राफिकली वहां से मूव करके उसके ऊपर बैठ जाएं। यानी कि जब उसके जिस्म की तमाम तर ताकत, एनर्जी खत्म हो जाए और बासानी आप उसको काबू करके। अब हम जब हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं तो आम लोग समझते हैं कि समथिंग देयर इज समथिंग, कोई साइबर वॉरफेयर है। साइबर वॉरफेयर भी इसका एक पार्ट है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन बेसिकली अगर आप बहुत एजुकेट करने के हिसाब से हम बात करें और अपने बहुत आवाम को समझाने की, क्योंकि लिटरेसी रेट कम है, तो आप ये समझें कि जब आपने कोई छोटा जानवर या बड़ा जानवर पकड़ना होता है, जो उसको एक मुर्गी भी घर में अगर आपने पकड़नी होती है, तो आप उसको इंटरनली वीक करके थरा के उसको फिर आपको ज़बह करना आसान होता है। सर, क्या है ये सब स्पॉन्सर्ड होता है, दिस इज ऑल फंडेड। एक पार्टी को कहा, वो एक मुहावरा है कि चोर को कहा कि तुम डाका डालो, और घर वालों को कहा कि वो चोर, उसने डाका डाल दिया, जागते रहो, ऐसे ही, ठीक है ना। सो दैट दोनों लड़ पड़े। सो इट इज़, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि हमारी कौम को ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान है, इफ देयर इज पाकिस्तान, देन इज गोइंग टू बी एनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस, देन देयर इज गोइंग टू बी एनी political process, then there is going to be army, then there is going to be whatever जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, पॉलिटिशियंस है, this जितने भी हमारे रियासती इदारे हैं, पार्लियामेंट है, पॉलिटिशियंस with Pakistan. बिल्कुल ऐसे। But if somehow or the other पाकिस्तानीज़ खुद उठ के पाकिस्तान को अंदर से डैमेज, जैसे बेनज़ीर साहिबा का जब वाक़या हुआ, हाँ, जब शहादत हुई, उसके बाद जो अफरा तफरी कई रोज़ तक रही, उसमें मुल्क का काफ़ी नुकसान हुआ। आप इतनी मशीनें तोड़ना शुरू कर दें, आप गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, आम पब्लिक पे पथराव किया जा रहा है, उनको जख्मी किया जा रहा है, कारोबार बंद कराए जा रहे हैं लोगों के। सर, कई दफ़ा हमने देखा कि यहाँ धरने की सियासत हुई और तहरीकों की सियासत हुई, और लोग मर गए, इमरजेंसियों में जाते हुए लोग मर गए, गाड़ियाँ आगे नहीं चल रही। तो डॉक्टर हिना, एक बात तो ये तय है कि अगर मुल्क को दाखिली सतह पे अगर कमज़ोर किया जाए, और चाहे वो हाइब्रिड वार है, वो 5th या 6th जनरेशन वार है, उसका जो स्ट्रेटेजिक लेवल है, अगर उस पर अदम तवाज़न हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि मुल्क को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। तो इस पर ज़रा हमारे आवाम को, हमारे नाज़रीन को बताएं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा ही मामला जारी रहे तो इस मुल्क का क्या नुकसान हो सकता है। सर, बात यह है कि हमें कभी भी अपने ममालिक को ज़िंदगी में, हम लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान मिल गया तो ये फॉर ग्रांटेड है, या कोई रिश्ता नाता मिल गया तो वो फॉर ग्रांटेड है। ऐसे नहीं होता। दुनिया बदलती है, नक्शे बदलते हैं, मुल्क बदलते हैं, यूक्रेन आपके सामने है, हुकूमतें बदलती हैं, हुकूमतें तो सर छोटी चीज़ है, सरहदें बदल जाती हैं। आपने देखा 1947 में जो हिंदुस्तान था वो हिंदुस्तान नहीं रहा। रशिया देखें, रशिया इतना बड़ा मुल्क था, रशिया के पार्ट्स हुए कितनी दफ़ा हुए, और कितनी दफ़ा उसके बाद हमने पाकिस्तान को क्या टूटते नहीं देखा। ऐसे क्या हम लोग 1970 बांग्लादेश जब अलग हुआ, बिल्कुल ऐसे ही, इतना एक आपका मेजर हाफ आपका। और डॉक्टर साहब, ये देखें, ये तारीख का हिस्सा है कि, और इंडिया ने तस्लीम किया है कि उसने हाइब्रिड वार के ही जरिए इस बात को मुमकिन बनाया, और बंगालियों के अंदर इतनी नफरत झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए पैदा की गई पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ। यही नारा था कि उधर तुम, इधर हम बंगाली और पंजाबी अलग। इसमें भारत ने रोल अदा किया। खुदा न खास्ता इन दिस डेट अगर बलूचिस्तान में खाक में बदन, जिस तरह के मुल्क दुश्मन ताकतें चाहती हैं ग्रेटर बलूचिस्तान, आप वो कहते हैं जी बलोची हम अलग हैं, पंजाबी अलग है, सिंधी अलग है, के लिए रुक के इस कौम को ये सोचना पड़ चाहिए, सिंधी अलग है। किसी भी पॉलिटिकल स्लोगन के पीछे लगने से पहले सिंधी अलग है, बलोची अलग है, पंजाबी अलग खेला जा रहा है, या खैबर पख्तूनख्वा अलग खेला जा रहा है, सियासत और रिलीजन को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो व्हाट इज द एंड रिजल्ट? आप आखिर में कहाँ पहुंचेंगे? क्या आपने एक सबक हासिल नहीं किया? मतलब यू हैव नॉट लर्न द लेसन कि 71 में आपके साथ क्या हुआ है, यही हुआ है, और आज वो एक अलग मुल्क है और उसकी इकॉनमी बेहतर है, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और वो आज भी नफरत करते हैं। तो आप नफरत के बीज बोए और आपके गुलाब की कलियां उगेंगी, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर हिना, ऐसे ही है। जमहूरियत देखें, खूबसूरत
तर्ज हुकूमत है, और जमहूरियत के तकाज़े भी यही हैं कि आप दलील के साथ, आप हक़ाइक़ के साथ जमहूरियत को फूलने फलने दें, और पुरअमन जमहूरियत ही किसी भी मुल्क की तरक्की का बायस भी होती है। डेमोक्रेसी जो एक कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में नहीं आ रहा, और अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़े लिखे तबके को भी देखती हूँ, ये कॉन्सेप्ट देने की बहुत, इस चीज़ को बहुत एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम वेस्ट की बात करते हैं, तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीसफुल डेमोक्रेसी जिसमें एवरीबडी हैज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी जिम्मेवारियां हैं, वो मिल के एक जिम्मेवारियां करते हैं, वो मिल के फैसले करते हैं, और एक पीसफुल डेमोक्रेसी का सिस्टम रहता है। उसमें भी इख्तलाफ होते हैं, लेकिन एक हद तक होते हैं। इख्तलाफ राय एक हुस्न है कि आप सर वो कहते हैं बेहतरी के लिए आप बताएं, जहाँ पे गलती है, जहाँ पे गलत काम हो रहा है, आप ज़रूर उस पर तनकीद करें, ज़रूर उसकी निशानदेही करें, लेकिन उसके लिए एक कानून और आईन में उस्तादों ने हमें पहली चीज़ जो हमें सिखाई थी क्लास में, जब हमने ये PhD स्टार्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम एक सेंटेंस लिखेंगे ना, तो आप उस पर अगर 6 स्टूडेंट्स हैं तो आप 6 डिफरेंट अपनी दें, और आप डिसएग्री ना करें, बिकॉज डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। एक इंसान की उंगलियों के दूसरे हाथ से वो नहीं मिलते, निशान अंगूठे का, आप इसको एक खूबसूरत तरह से लेके इसको पॉजिटिव जब चलाते हैं, तो एक पीसफुल डेमोक्रेसी का अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पीसफुल डेमोक्रेसी का आइडियोलॉजी अभी तक एवोल्यूशन नहीं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल डॉक्टर हिना ऐसे ही है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मेरी इस मुल्क के अवाम से, इस मुल्क के तमाम कौम से, उसमें जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, बलोची हैं, या MQM के से तल्लुक़ रखने वाले उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, उन सब से एक ही दरख्वास्त है डॉक्टर हिना कि वो ज़रूर अपने अपनी पॉलिटिकल जमातों की हमायत भी करें, अपनी अपनी पॉलिटिकल जमातों को सपोर्ट भी करें, सियासी जमातों को, और उन सियासी कायदीन को भरपूर सपोर्ट करें, लेकिन पुरअमन तरीके से। और दूसरी बात यह कि आप पहले पाकिस्तानी बने, पहले पाकिस्तान के मफाद को सामने रखें, पाकिस्तान का मफाद सबसे आगे होना चाहिए, और देखें कि किसका मंशूर सबसे अच्छा है। सिर्फ नारों पे, सिर्फ ज़बानी दावों पे हमें किसी भी सियासी जमात के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए कौन सी पॉलिटिकल जमात ने क्या अहम रोल अदा किया है, और उसने जो कहा था या जो उसका मंशूर था, क्या उसने अपने दौरे इक़्तिदार में उस मंशूर के मुताबिक वो कार्रवाइयाँ या वो अमल किए जिससे मुल्क और कौम का फ़ायदा हुआ। और अगर उसने वो अमल नहीं किए, सिर्फ ज़बानी बातें थीं, तो हमें इस चीज़ को भी सोचना चाहिए, और आने वाले इलेक्शन में डॉक्टर हिना हमें ये सोच के वोट देना चाहिए कि इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है और कौन सी पॉलिटिकल जमात। सर मेरा ख्याल है कि चाहे जितने भी इलिटरेट लोग हों, लेकिन पिछले जब से मीडिया को आज़ादी है हमारे पास, सर आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, कितने चैनल्स हैं सर हमारे पास? चैनल्स हमारे माशाल्लाह कोई 50-60 से ऊपर हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये रहा कि मीडिया पे भी मैं आपको बताऊं कि मुकम्मल आज़ादी तो नहीं है, लेकिन ठीक है किसी हद तक आज़ादी है। हाँ, वीलॉग सोशल मीडिया पे बात हो रही है, लेकिन जो मेन जो है ना मीडिया, उस पर बड़ी पाबंदियाँ भी रही। उस पर हमारी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है, उनकी बड़ी जद्दोजहद है। हमारे जो कायद हैं अफजल भट्ट साहब, हमारे साबिक वो प्रेसिडेंट है PFUJ के, इसके अलावा हमारे सदर हैं PFUJ के शहजादा जुल्फ़कार साहब, इसके अलावा हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं नासिर ज़ैदी साहब, इसके अलावा दीगर कायदीन हैं। तो बड़ी जद्दोजहद है जब आज़ादी सहाफ़त पे कदम लगाने की। हाँ बिल्कुल, इन लोगों का ये मीडिया का किरदार है, ये मीडिया का किरदार है डॉक्टर हिना, ये मीडिया का किरदार है कि हमने आज़ादी सहाफ़त के लिए, कलम की आज़ादी के लिए बड़ी जद्दोजहद की, सड़कों पे बैठे, और ये बताया कि आइन ने हमें ये आज़ादी सहाफ़त का हक़ दे रखा है, जिसको आज़ादी इज़हार राय भी कहते हैं। तो सर लेकिन वही बात है ना सर कि अगर जो अभी आपने बात की, मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी और ये यहीं सम अप करेंगे हम इसको। मेरा ख्याल है सर कि आप जब आपको लड़ने या झगड़ने या एक दूसरे की मार पीट करने या जत्थे बना के फोर्स अप्लाई, यूज़ ऑफ फोर्स के बजाय, अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड आप देखें कि किसने क्या गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस दी, और जब आपको जमहूरी हक दिया गया है वोट का, तो आवाम को इतनी अवेयरनेस है, आवाम चाहे पढ़ी लिखी है नहीं है, लेकिन उसको इतनी अवेयरनेस है कि वो परफॉर्मेंस पे देख सके
आप उसकी परफॉर्मेंस अपने वोट का हक इस्तेमाल करें कि आप लोग ये लिवरेज लेके फंडिंग के पीछे चल के आप थोड़े थोड़े पैसों की खातिर आप लड़ाइयाँ झगड़े और एनार्की मचाएं। मेरा ख्याल है कि अवाम शुड गो फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन, इलेक्टोरल प्रोसेस, और उनको वोट का हक है, वो अपनी जो भी उनकी फीलिंग्स हैं वो वोट के थ्रू उसको दिखाएं। दैट इज माय रिक्वेस्ट इज वेल टू द नेशन। बिल्कुल डॉक्टर हिना, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और यकीनन हमारे मुल्क के अवाम बड़े समझदार भी हैं माशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा ही करेंगे। इजाज़त दीजिए डॉक्टर हिना को और नईम महबूब को, इंशाल्लाह बहुत जल्द नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।